वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। I'm your host मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। और लास्ट टाइम हमारी गुफ्तगू रही हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान को कौमी खेल हॉकी और तनाज़ात का शिकार रहा है, और इस हवाले से गुफ्तगू हुई कि परफॉर्मेंस में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आ रही। खेल के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जा रहे जिससे खेल की बेहतरी हो, मुल्क में नया टैलेंट सामने आए। बहरहाल ये तमाम मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू, और इंशाल्लाह आगे भी इस मामले पे ज़रूर गुफ्तगू होगी। आज बात करनी है जी दौरा इंग्लैंड के हवाले से। पाकिस्तान की टीम का जो लड़के हैं, 29 लड़कों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं, और इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है आज ख़ास तौर पे कि इंग्लैंड के टूर के हवाले से तो बहुत सारी स्पेकुलेशन रही। कोरोना वायरस की वजह से होगा नहीं होगा, फिर नए जो इसके SOPs हैं वो तय किए गए कि अब क्रिकेट होना ज़रूरी है। एक बहुत तवील अरसा हो चुका है, और 2020 पहले ही जिसमें वर्ल्ड कप का इनेकाद होना था मुमकिन नहीं हो सका। अब देखना यह है कि क्या इक़दाम किए जाएंगे और किस तरह ये टूर होगा। और इससे पहले अब सिलेक्शन जो हुई है इस हवाले से आज गुफ्तगू करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद साहब का नाम वापस आ गया है, जिसके हवाले से बहुत सारी बात हो चुकी है कि वो डिज़र्व करते थे, टीम में उनकी जगह बनती थी। वो तमाम मामला हैं जिस पर गुफ्तगू हुई है, और ख़ास तौर पे जो नए लड़कों की इंडक्शन हुई है इसको भी हमने डिस्कस करना है। यंगस्टर्स हैदर अली के हवाले से जैसे हमने देखा है कि एक नाम सामने आया, और जब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे थे एक बड़ा प्रोमिनेंट फिगर बन गया था, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही थी। बड़े प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर हैं, उनका नाम सामने आया। और फिर फवाद आलम का जो नाम आया है, इस हवाले से भी बात आज होगी ख़ास तौर पे। तो ये वो तमाम मामला हैं जिसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है, और साथ साथ अब बैटिंग के जो नए कोच हैं यूनुस खान, उनके हवाले से भी आज गुफ्तगू की जाएगी। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए, इसके ऊपर आज हम ख़ास तौर पे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि एज ए कोच जो है पहली मरतबा वो टीम के साथ होंगे और कैसे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे, और माजी में जो तनाज़ात रहे हैं उससे ऊपर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे तारुफ़ आपका करवाऊँगा, और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुनीरुल हक साहब जो इससे पहले भी हमारे साथ ट्रांसमिशन में जो हमने PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन की उसमें हमारे साथ रहे, बहुत ज़बरदस्त तबसरा करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, और जो फोकास्ट है मैचेस के हवाले से वो बड़ी ज़बरदस्त रही। तो एक दफ़ा फिर आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, आपने हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जमील अहमद खान साहब, साबिक़ जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज़र हैं। ख़ुद क्रिकेट बड़ी अच्छी उन्होंने खेली हुई है, और ख़ास तौर पे PSL में आप जैसे हमारे साथ ट्रांसमिशन में हुआ करते थे तो आप भी बड़ा अच्छा तबसरा और तज्ज़िया किया करते थे। आज एक दफ़ा फिर हमारे मेहमान हैं, उन्हें भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपने वक्त दिया। जी मुनीर भाई, सबसे पहले तो यूनुस खान से मेरे ख्याल में स्टार्ट किया जाए। शख्सियत ऐसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बेहतरीन क्रिकेटर पाकिस्तान के अंदर, शायद इससे बड़ा क्रिकेटर और कोई ना हो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रन्स। बहुत सारे उन्होंने रन्स जो बनाए हुए पाकिस्तान के लिए, 10,000 रन्स उन्होंने बनाए। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन तनाज़ात जिस तरह के रहे थे, वो जो क्लैशेस होते रहे मैनेजमेंट के साथ, और जो इख्तलाफात थे, और फिर वो कप्तानी छोड़ के चले जाना, वो सारे मामला जहन में आते हैं। एक नई जिम्मेदारी दी गई है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर एक मुफस्सल गुफ्तगू हो जाए कि कैसे देख रहे हैं नई जिम्मेदारी जो दी गई है, कैसे निभा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। एक्चुअल यूनुस खान के बारे में यही कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब से ये कोच बने हैं हर तरफ से अच्छे ही रिस्पांस नज़र आए हैं। किसी ने इनके सिलेक्शन पर एतराज़ नहीं उठाया, सब ने पॉजिटिव इंडिकेशन दिए। देखें 10,000 रन, 34 सेंचुरियाँ, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में डबल सेंचुरी, टोटल इंग्लैंड के खिलाफ 4 सेंचुरियाँ। अगर बैटिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन हैं इन टर्म्स ऑफ रन, इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली बड़े परफेक्ट प्लेयर थे, नो डाउट। तो इनका असल में इशू ये था कि आपको याद होगा जब ये हेड कोच बने थे मिसबाउल हक, और सिलेक्शन कमेटी के चीफ भी बने थे, तो किसी ने कहा था कि जी बैटिंग कोच नहीं रखा पाकिस्तान ने। तो जवाब ये मिला था कि मिसबाउल हक के होते हुए बैटिंग कोच की क्या जरूरत है, मिसबाउल हक खुद इतने अच्छे बैट्समैन है, बात खत्म हो गई थी। लेकिन देखा जाए तो आपको स्पिन बॉलिंग कोच की ज़रूरत भी थी और बैटिंग कोच की ज़रूरत भी थी। तो बहरहाल फाइनली दोनों आ गए हैं। NCA जो अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो अब उसकी हैयत तब्दील हो चुकी है, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी तब्दीलियाँ हमें नज़र आई हैं, और नदीम खान को डायरेक्टर बना दिया गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके बाद सकलैन मुश्ताक भी वहाँ आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये सारी ज़रूरत थी। और मैं उनका इंटरव्यू भी पढ़ रहा था मुश्ताक अहमद का, उन्होंने ये कहा था कि हम सब एक पेज पे हैं, एक पेज पे होना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसी से फिर चीज़ें आगे जाती हैं। तो यूनुस खान का मैं यही कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, बहुत सही फैसला है। और अब ये लगता है कि अगर सब सही चले, कोई हमारे यहाँ से सियासत ना हो ड्रेसिंग रूम की या दूसरी,
तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। जमील भाई ये बताइएगा कि क्या ये मौजूदा वक्त की ज़रूरत है कि मिसबाह उल हक भी हो, वक़ार यूनुस भी हो, मुश्ताक अहमद भी हो, सकलैन मुश्ताक भी हो, यूनुस खान भी हो, और नाम लेते जाएं और नीचे उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी मौजूद हैं, मिसबा को भी एक असिस्ट कर रहे हैं साहब, फिर जनाब एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पर आ चुकी है, शाहिद असलम साहब भी है, तो ये बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मॉडर्न क्रिकेट में ज़रूरी हो गया है कि आपको इतना बड़ा स्टाफ साथ लेके जाना पड़ेगा और इतने सारे लोग मिलके काम करेंगे एक टीम के साथ? इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। ये तो बात दुरुस्त है कि ये तो अब ज़रूरत हो गई है, और दूसरी टीमों को भी अगर आप देखेंगे ना तो उनके साथ भी एक वसी जो है पूरा एक स्टाफ होता है। लेकिन अभी जो बात मुनीर भाई कर रहे थे यूनुस खान के हवाले से, हम सब जानते हैं 2000 में उनका डेब्यू हुआ था, और उसके बाद से जब वो खेले तो आपको याद होगा 2009 के अंदर उनके खिलाफ खिलाड़ियों ने बगावत की भी कोशिश की, और फिर एक ज़रा सी बात के ऊपर के जो है ना जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा वक्त मतलब ये कि इंतजार कराया तो वो कप्तानी उन्होंने छोड़ दी। फिर उनको जो है एक मरतबा वो रूम जो है वो शायद जो है ना उसको शिफ्ट कराने के लिए कहा गया, तो वहाँ से वो आ गए। तो मतलब लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जिस यूनुस खान की जो क्वालिटी है ना वो ये है कि वो जैसे अंदर से वैसे बाहर से, जो उनके मुंह पर है वो उनके दिल में है, तो वो तो इनके अंदर एक क्वालिटी है। ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है अपनी फितरत को बदल के देखेंगे, तो मैं नहीं मतलब जो ना, क्योंकि इंसान की आदत तो बदल सकती, फितरत तब्दील नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने तो अब क्या कहते हैं, हम तो ये कहते हैं ना कि अपनी फितरत बदल के देखेंगे, हम भी कांटों पे चल के देखेंगे, जोर कितना है बाजुओं में तेरे, हम भी मक्तल में चल के देखेंगे, सबने सब आईने बदल डाले, हम भी चेहरा बदल के देखेंगे। क्या कहना? अब खान साहब के लिए देखना पड़ेगा कि आया कि अब जो अच्छा जो बातें उन्होंने की है ना वो बातें बड़ी गौर तलब है। देखिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं जहनी तौर पर जो खिलाड़ियों को ना मजबूत करूंगा, जो उनकी वो, और फिर मैं जो विजन था ना बॉब वुलमर का, उनका विजन मतलब ये था कि वो खिलाड़ियों को उनके मिजाज के मुताबिक कोचिंग करते थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब उस तरह की मैं कोचिंग करूं कि हर खिलाड़ी को उसके मिजाज के मुताबिक उसकी मतलब कोचिंग की जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा इजाफा है कोचिंग स्टाफ के अंदर, और मैं समझ के ये जो मिसबाह उल हक है इस पर जो बोझ था ना, बल्कि अब तो बोझ ही नहीं है, क्योंकि अब तो उन्होंने सिर्फ 11 की टीम बना के और देनी होगी, क्योंकि स्पिन जो है वो कोचिंग के लिए आपका मुश्ताक है बिल्कुल के लिए वो, और वक़ार यूनुस हैं, और ये जो है अपना बैटिंग कोच है, फिर वो अब्दुल हमीद साहब मजीद साहब कौन है वो फील्डिंग कोच। तो बहरहाल ये एक ऐसा थिंक टैंक है कि अगर ये बैठ के, लेकिन ये जो बात अभी मुनीर भाई कह रहे थे ना कि एक पेज पे होना इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात जो उन्होंने कही है ना वो मैं थोड़ा सा मुझे वो हो रही है कि वो सिलेक्शन के अंदर भी जो है ना मतलब अपना अमल दखल चाहते। अगर मुझसे पूछा गया तो वो चूंकि एक जाहिर एक ऐसा प्लेयर है कि जो मिसबा से किसी तौर पे भी कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो वो अगर मिसबा उनसे मशावरत करके और अगर टीम बनाए तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज है नहीं कि इसमें कोई इतनी ज्यादा तब्दीलियों की या उसकी, मुझे तो वही टीमें जो खेलती रही हैं वही टीम जो है ना नजर आ रही है कि ये जो अपना सिर्फ ये कि हारिस सोहेल की जगह पे फवाद आ जाएंगे, बाकी आपके जो टीम खेली थी ओपनर जो थे आपके वो, और ये जो क्या कहते हैं आबिद अली जाहिर है, और वो शान मसूद थे, फिर क्या कहते हैं अजहर अली, फिर उसके बाद बाबर आजम, असद शफीक, और ये उसके बाद ये आ जाते हैं फवाद आलम, फिर कीपर। अब कीपर में किसको खिलाना है, मैं पहले तो जाहिर है उसको मेरे को लगता है कि रिजवान को वो करेंगे, फिर शायद जो है सरफराज हो, उसके साथ फिर जो इनकी जो बॉलिंग है वो 3 पेसर, वही पेसर जो यहाँ पर थे, नसीम शाह हो गए, और क्या कहते हैं अब्बास हो गए, और शाहीन शाह बिल्कुल, और जो है क्या कहते हैं स्पिनर यासिर शाह, ये इनकी जो ना टीम होगी। एक बात है कि ये पूरे जो 29 जो लड़के इन्होंने अनाउंस किए ना, 2 लड़के ऐसे हैं इनमें जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं ना, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, बिल्कुल ठीक है, ये 2 लड़के ऐसे। मुनीर भाई अब जो शायकीन क्रिकेट हैं वो एक सवाल करते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल पूछा गया कि क्या जो रिजल्ट्स मिकी आर्थर प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आपने अगर इतनी बड़ी टीम हायर कर ली है तो ये अब पाबंद होंगे कि वही रिजल्ट प्रोड्यूस करें जो वो सिंगल हैंडेडली प्रोड्यूस कर रहे थे? क्या आपके ख्याल में लोग ये कहते हैं कि जब वो एक शख्स इतने सारे लोगों का काम कर रहा था तो फिर आपने इतने सारे लोगों को हायर क्यों किया, और जब कर लिया तो क्या उनसे कोई सवाल करेगा, क्वेश्चन होगा कि आप वो रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे कि मिकी आर्थर के दौर में आपकी टीम जो है T20 में नंबर 1 हो गई, ग्रेजुअली आपकी वनडे में परफॉर्मेंस बेहतरी हुई, आई, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती, टेस्ट के अंदर थोड़ा स्ट्रगल किया लेकिन वो सूनर और लेटर उसको भी बेहतर कर लेते।
ये मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसका जवाब। देखिए यासिर, इसकी मिसाल ऐसे है कि आप कितने सारे टीचर रख लें, बच्चे ने इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास नहीं होगा तो सब चीज़ें धरी रह जाती है ना। तो अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, पाकिस्तानी टीम गई थी, लग पता गया था, तीनों T20 दोनों टेस्ट बुरी तरह से हम हार गए थे। उसके बाद एक श्रीलंका से जीत के और बांग्लादेश से जीत के हम बड़े खुश हो रहे थे। देखिए ये कांटों का सेज है, ये फूलों का हार नहीं है दौर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो सीमिंग और स्विंग कंडीशन होती है, फिर उनके पास उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें, जेम्स एंडरसन की बात करें, किसी को टिकने नहीं देते। साथ साथ फिर उनके मार्क वुड भी हैं, क्रिस वोक्स भी हैं, तो उनके बॉलर वर्सेस हमारे बैट्समैन, असल ये मुकाबला है। और जैसा जमील भाई कह रहे थे ना कि जो टीम इन्होंने बताई तकरीबन कम पे यही टीम होगी। हो सकता है कि एक आध मिडिल ऑर्डर में शायद हैदर अली को कहीं पे एडजस्ट कर ले, तो किसी एक खिलाड़ी की जगह शायद फवाद या हैदर अली में आपस में कोई वो हो सकता है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि आपके पास 3 बैट्समैन हैं जिन पर पूरी टीम डिपेंड कर रही है। एक अजहर अली, एक बाबर आजम, एक असद शफीक। यही 3 है कि जो जिन्होंने टीम को चलाना है। दोनों ओपनर्स आबिद अली, शान मसूद कैसा खेलते हैं ये अभी हम नहीं कह सकते। बाद में टेलेंटर्स को इतने आपके वो नहीं है, खासतौर से शाहीन आफरीदी है, उनकी इतनी बैटिंग नहीं है कि यासिर शाह ने चले सेंचुरी कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ा सा उनसे आप तवक्कुआत रख सकते हैं कि शायद थोड़ा सा वो खेल लेंगे। लेकिन बात यह है कि इंग्लैंड के दौरे में बहुत कुछ अभी आपको देखना होगा। इंग्लैंड का दौरा बहुत मुश्किल होता है हमेशा से, बिल्कुल ऐसा ही। ये ऑलरेडी है कि अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान 2010 के बाद से कोई सीरीज़ हारा नहीं है। 2 पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती हैं, जो यूएई में 3-0 और 2-0। उसके बाद 2 इंग्लैंड में हमने सीरीज़ बराबर की हैं। आखिरी जो सरफराज अहमद की कप्तानी में भी सीरीज़ बराबर की थी, उससे पहले मिसबाह-उल-हक की कप्तानी में। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जब बात ये है कि इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत टीम है। बैटिंग में उनके पास जो रूट हैं, बेन स्टोक हैं, बटलर हैं, मतलब लाइन लगी हुई है। बेहतरीन क्रिकेटर्स, एक भी प्लेयर उनका चल जाए तो आप उसको वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। उनको थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में देख रहा हूँ मसला हो रहा है। जैसन रॉय को खिलाया था वो चल नहीं सके थे। केटन जेनिंग्स से उन्होंने और डोमिनिक सिबली से उन्होंने ओपन कराया था, जो डेनली को 1 डाउन लाए थे। अब पता नहीं कि उनके पास क्या कॉम्बिनेशन है। वो अब अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जब सीरीज शुरू होगी तो हमें पता चल जाएगा। वो भी हमें देखना पड़ेगा कि उनका टॉप ऑर्डर वर्सेस हमारा टॉप ऑर्डर, उनकी टॉप बॉलिंग लाइन वर्सेस हमारी जो मिडिल ऑर्डर है। तो सारा अभी भी अच्छा, पिछला जो आखिरी टेस्ट खेला है इन्होंने लॉर्ड्स में, उसमें अब्बास ने 8 आउट किए थे, अजहर अली ने 50 की थी, बाबर आजम ने 50 की थी, असद शफीक ने 50 की थी। पाकिस्तान 9 विकेटों से वो टेस्ट मैच जीता था। तो अभी भी टीम में तकरीबन वही खिलाड़ी हैं। अब्बास भी आपके पास मौजूद हैं, बैटिंग में भी है। शाहीन आफरीदी अब बहुत निखर गए हैं। वर्ल्ड कप में बाद के आखिर के मैचेस में उन्होंने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी। नसीम शाह की स्पीड है, वो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखना ये है कि वहाँ जाके क्या होता है। अभी तो फिलहाल नजरें वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज पर है। वहाँ में काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लिए क्या मुश्किल है। पिक्चर वहाँ पे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एक अरसे के बाद क्रिकेट की बहाली होगी और फिर कंडीशंस इतनी आसान नहीं होती। और मुनीर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंग्लैंड के अंदर जाके खेलना वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है। इनफैक्ट अभी सोशल मीडिया पे अभी जो बॉलिंग की जो प्रैक्टिस है, जो जेम्स एंडरसन उनके जो टॉप फास्ट बॉलर हैं, जो उनकी प्रैक्टिस में नज़र आई है, बॉल जो पड़ के सीम होती है और जिस तरह वो स्विंग करते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो उससे ये पता चलता है कि वो बिल्कुल भी इस वक्त ऑफ कलर नहीं होंगे, बल्कि जो उनकी लाइनअप है, जो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं। और ये कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वक्त अगर कोई साइड है टेस्ट में, वनडे में और शायद T20 में, तो वो इंग्लैंड की साइड इस वक्त नज़र आती है। तो यकीनन मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल, अच्छा, अब सिलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन होते रहे। फिर अगेन मिसबा ने जो पुरानी उनकी स्ट्रैटेजी थी, थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश की, सरफराज को भी रिटेन कर लिया। लेकिन वो सवाल एक दफ़ा फिर होता रहेगा, जैसा भी कुछ देर पहले बात हुई, कि वहाँ पर जाके आप किसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखना ये होगा कि सरफराज जिनके पास एक्सपीरियंस है इंग्लैंड में खेलने का, उनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। और ज़ाहिर है इंग्लैंड के अंदर उन्होंने इतना बड़ा एक टूर्नामेंट जीता, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या उनको इस्तेमाल किया जाएगा? और अगेन अब जैसा आरिफ सोहेल की बात हुई है, फवाद आलम को चांस मिलता है तो उनके ऊपर परफॉर्मेंस ड्यू है। लेकिन सबसे पहले ये कि फाइनल 11 जो आपकी सेलेक्ट होगी वो किस तरह होगी, आपको क्या नज़र आ रहे हैं जो मुमकिन नाम है? जी, जो मुझे लग रहा है जो टीम खेली थी ना, देखिए फवाद आलम पे तो सभी बात कर रहे थे ना। अब मैं ये समझता हूँ कि जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी ना हारिस सोहेल के बाद, वो मुझे लगता है कि फवाद आलम होगी, इसलिए कि वो तजर्बेकार भी है। अच्छा, इन्होंने जो दूसरे जो बैट्समैन रखे हैं ना रिजर्व के अंदर, उसके अंदर सबसे तो मतलब जो मैं समझता हूँ कि जिसका बहुत नाम लिया जा रहा है हैदर अली। हैदर अली के बाद इफ्तिखार हैं,
समझे ना। तो अब आया कि ये मैं तो समझता हूँ कि अगर चांस दिया जाए तो हैदर अली को दिया जाए। और बहरहाल ये 29 लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ है इसमें मैं बहरहाल इमरान भट्ट जो है ना उसका मैं जरूर जिक्र करूंगा कि जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करे। और हम ज्यादातर तरजीहात में हमारी ये होती है कि जो PSL जो हम देख रहे हैं टीवी पे ना उसको देख के सिलेक्शन बहरहाल हो जाती है, लेकिन इमरान भट्ट जो है वो एक ऐसा हो सकता है कि तजर्बे की कमी हो या इस वजह से, लेकिन 29 की जगह 30 ले जाते, मतलब उसको स्क्वाड में रखना चाहिए था और उसको बनाना चाहिए था। बहरहाल मुझे कोई खास चेंजेस नजर नहीं आ रही है। जो आपके फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने जितवाए आपको टेस्ट मैच यहाँ पर, और इस वक्त जो आपकी जो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर आप टॉप 3 के अंदर हैं आप। वैसे तो आप जो रैंकिंग जो चल रही है वो 7वें नंबर पे आप, वनडे में 6ठे नंबर पे हैं और T20 में 4थे नंबर पे, लेकिन इसके अंदर आप जो है मतलब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है उसमें 3रे नंबर पे है, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो अब हमें अगर हम ये सीरीज जीत जाते हैं, ये वाली सीरीज अगर हम जीत जाते हैं तो हम टॉप पे भी आ सकते हैं। तो ये बड़ी अहम सीरीज है। और मैं देखिए 2016 के अंदर हमने बराबर खेला 2018 में, हम 16 से कंटिन्यू जा रहे हैं वहाँ पर। मतलब 2016 में गया, 17 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गए, 19 के अंदर वर्ल्ड कप के लिए गए, और फिर 18 और 16 के अंदर हम टेस्ट। तो ये चारों अगर हम वो देखते हैं टूर, तो पाकिस्तान जो है ना इतना बुरा नहीं खेला है वहाँ पर, अच्छा खेला है। तो उम्मीद तो यही है कि ये वही लड़के हैं, इतने ज्यादा मतलब चेंजेस नहीं आई हैं। और जो लड़का मतलब चेंज हुआ है आबिद अली के लिए बहरहाल इम्तिहान होगा, क्योंकि वो जो अब पहली मर्तबा जाके एक मतलब क्वालिटी बॉलिंग के सामने जो ना खेलना पड़ेगा और वहां पर उसकी सलाहियत असल टेस्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो सब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, खेले में मतलब रिजवान ने भी टूर किया है और जाहिर सरफराज भी मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर आपने जो फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं ना, 3 तो आपके भाई जूनियर हैं, फिर सोहेल खान को भी लिया आपने, इमरान खान सीनियर को भी लिया हुआ है, फिर आपने मिसबा ने ये भी कहा है कि अगर वहाब रियाज जो है अगर जरूरत पड़ी तो वो भी रेड बॉल से जो है ना वो हम उनको मतलब ये कि खिला सकते हैं। तो आपके पास मतलब एक 3 गेम वगैरह और 3 आपके पास सीनियर, तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल ठीक। सोहेल का नाम इन्हीं के हवाले से बता रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि वहाब रियाज में ऐसे क्या लाल लगे हुए हैं कि ये जो आपके चीफ सेलेक्टर जो है वो कहते हैं कि हम इनको मनाएंगे, हम इनको कहेंगे तो ये टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। भाई क्यों खेलेंगे, ऐसी क्या ज़रूरत है? एक शख्स जो है आपका नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर शुरू होने से एक दिन पहले कह देता है कि मैं नहीं खेलूंगा जी 4 डे क्रिकेट, मैं तवील रुखसत पे जा रहा हूँ 4 डे से। अब आप उसको मना रहे हैं, भाई क्यों मना रहे हो? ऐसा कौन सा है कि वहाब रियाज होगा तो आप सारे मैचेस जीत जाएंगे? कौन सी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है? दूसरी बात ये कि आपने वहाब रियाज को ले लिया, आपने सोहेल खान को ले लिया, आपने इमरान खान सीनियर को ले लिया और आपने मूसा खान को नहीं लिया। उस मूसा खान की जिनके बारे में 2 महीने पहले 3 महीने पहले तक मिसबा कहना था कि ये हमारे साथ हर टूर में रहेंगे, बेशक खेले या नहीं खेले लेकिन हम इनको तरजीह देंगे, इनमें बड़ा पोटेंशियल है और सब कुछ है। आज वो रिजर्व खिलाड़ियों में है। मिसबा से किसी ने पूछा था जब बांग्लादेश के खिलाफ टीम थी कि इमरान भट्ट ने 900+ रन बनाए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो आपने क्यों नहीं शामिल किया? कहने लगे हाँ वो बड़ा हार्ड डिसीजन था और वो था। अब उन्होंने क्या किया, उनको रिजर्व में रख लिया। जो लेग स्पिनर नोमान अली, हैदराबाद का लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, सबसे ज़्यादा विकेटें 54 विकेटें, उसको आपने रिजर्व में रखने की भी वो नहीं की। ताबिश खान जो जिसकी सोहेल खान से ज़्यादा विकेटें हैं, उसको आपने रिजर्व में रखने की भी जहमत गवारा नहीं की। सोहेल तनवीर जो T20 का माहिर है, दुनिया भर में लीग्स खेलता है, 350+ विकेटें T20 क्रिकेट में, उसको आपने रिजर्व में भी नहीं रखा, उसको आपने कहीं भी नहीं रखा। तो अभी भी कई खिलाड़ियों के साथ जो है मुझे अफसोस होता है। वैसे तो टीम आपकी है लेकिन वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान और उनको लेके जा रहे हैं सोहेल खान, क्योंकि नेट प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी। तो भाई नेट प्रैक्टिस में तो आप मूसा को ले जाते हैं ना, यहाँ ज्यादा ओवर करा के देता आपको, बजाय कि आप सीनियर लोगों को 36 साल से ज्यादा के 37वें साल में चल रहे हैं सोहेल खान। इमरान खान सीनियर भी अच्छे खासे बहुत पहले क्रिकेट खेले थे, फिर उनको आप हर जगह अपने साथ रखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको नजर आ गया था कि वो चीज़ नहीं है। तो सिलेक्शन के हवाले से भी देखें, अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1.25 अरब रुपए आपने खर्च कर दिया, आपने कहा जी हमने बिल्कुल जिद्दत पैदा कर दी है, अब यहाँ से हम अपने टैलेंट को लाएंगे, तो कहाँ है? टॉप स्कोरर आपका जो है वो रिजर्व में है, टॉप विकेट टेकर आपका दूर दूर तक नहीं है, फास्ट बॉलर जिससे सबसे ज्यादा विकेट ली ताबिश खान वो भी नहीं है, सोहेल तनवीर जो T20 का इतना माहिर है आपने उसको 29 के काबिल भी नहीं समझा। तो गलतियां तो कहीं ना कहीं हैं और बाद में उसका एहसास, ठीक है आप सबको नहीं ले सकते, लेकिन मुझे अभी भी सोहेल खान का इंक्लूजन, मुझे वहाब रियाज की इतनी आप खुशामद करके उसको लाना, ये मैं समझने नहीं है और डाइजेस्टेबल भी नहीं है। इसके ऊपर बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहे स्पोर्ट्स 21।
वेलकम बैक वंस अगेन वॉचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी कुछ सिलेक्शन के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लड़के डोमेस्टिक में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, बड़ी देर से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो डिज़र्व नहीं करते थे कि उनको रिज़र्व खिलाड़ियों में ही एटलीस्ट शामिल कर लिया जाता? और डोमेस्टिक के ऊपर क्योंकि अभी जैसे बात हो रही थी, आपने $1 बिलियन जो है वो खर्च किया है, इतनी बड़ी आपने इसके ऊपर रकम लगाई है, तो इसका मकसद और मसरफ़ क्या है? अगर डोमेस्टिक के ज़रिए लड़के प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर इतनी बड़ी और ख़तीर जो रकम है इसके ऊपर ख़र्च करने का क्या मतलब है? मैं चाहूँगा इससे थोड़ा गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए कि जब इतनी बड़ी रकम आपने लगाई है, उसमें लड़के जो परफॉर्म कर गए, और जैसा भी ताबिश के हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, जिस बॉल से कूका बूरा के नहीं आपके बॉलर जो परफॉर्म कर सके, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस थी, तो बड़ा डिसऑर्डन होंगे यकीनन, बहुत मुश्किल वक्त है। देखिए उसके साथ तो बेचारे के साथ तो सालों से है ना, 550 विकेटें कौन लेता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मुझे बताएं। जब बात आती कहते हैं नहीं यार अब तो उसका वक्त खत्म हो गया, वो बात नहीं है, फिर भी आपका टॉप विकेट टेकर, जबकि आपका अपना इस दफ़ा तो आपने इतनी फोकस किया हुआ था अपने उस पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे कि जी हमने टीमें चेंज कर दी, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इस लेवल पे, उस लेवल पे सब करके, और जहाँ पर बॉलर से गेंदें नहीं हो रही थी, जहाँ पर बैट्समैन सेंचुरियाँ बना रहे थे, सिर्फ बैट्समैनों का टूर्नामेंट था, वहाँ पर उसका 25 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहना, इसका मकसद है कि यार उसको पोटेंशियल, आप उसको इस काबिल भी नहीं समझते कि आप उसको रिजर्व में ही रख लो, तो बोल उसके बारे में बोल दो कि ये हमेशा तो परफॉर्म कर रहे हैं और हमें ज़रूरत इनकी पड़ सकती है, थोड़ा सा दिल ही बड़ा हो जाएगा एक आदमी का। मतलब आप देख लेंगे यहाँ पे कौन सा फास्ट बॉलर, उनके जितने भी खेले थे कौन सा फास्ट बॉलर चला, यही चले ना, और इसी को आप कहते हैं कि यही मेयार है इंटरनेशनल में आने का, डोमेस्टिक मेयार इंटरनेशनल में आने का। और डोमेस्टिक के जो टॉप जो है वो टॉप बॉलर भी नहीं है, टॉप लेग स्पिनर भी नहीं है, और टॉप बैट्समैन भी नहीं, कोई नहीं है, तीनों तो कहाँ से मेयार रहा? पीएसएल में भी नजर नहीं आया कि जो फैंस है वो ये सवाल करते हैं कि वो लड़का जो इतना आपका अच्छा परफॉर्मर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, वो एटलीस्ट उसको पीएसएल में ही देख लेते। लेकिन जो फ्रेंचाइजीज के मालिकान है, ज़ाहिर है आप उनसे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो आपने पूल बनाया उसी में से सिलेक्शन होगी, ये कब तक होता रहेगा? देखिए आप जो गए ना जी, 10 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना जी, 13 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर और 4 स्पिनर, 29 आप 10, अगर वो 10 के अंदर नहीं आ रहा तो ये बड़ी शेमफुल बात है। इसलिए कि अगर आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इज्जत नहीं देंगे जी, तो फिर आप जो है ना, अगर ये आपने सिलेक्शन का म्यार रखा, मैं कहता हूं कि देखें फ़हीम अशरफ जो है ना, उनकी कोई वो नहीं थी कारकर्दगी, आप चाहे उसमें अगर इतना आसान हो गया ना वहाब रियाज की कोई कारकर्दगी जो आप लेकर आए ना, सोहेल खान को जो इन्होंने लिया है, जो आखिरी जो इन्होंने वहां पर जो सीरीज खेली है उसके अंदर सोहेल खान की जो कारकर्दगी थी ना, वो तजर्बे के तौर पर शायद उनको शामिल किया, लेकिन ये जो है देखिए उसकी कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं थी जिनको लिया इन्होंने। अच्छा, तो ताबिश ने क्या वो किया था? ताबिश जो है वो यानी हर सीजन में, आप ये सीजन की बात, ये तो चले, ये तो मुनीर भाई बताया ना, चले ये तो मुश्किल एक, ये तो बैट्समैन फ्रेंडली विकेट्स थी, और जो ना इसमें देखें तो बहुत सेंचुरी हुई बहुत, लेकिन उसमें भी उसने 25 खिलाड़ी आउट किए, तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा ज्यादती है इसके साथ। अब एक बात बताएं जी, उस्मान कादिर किधर है, आसिफ अली, जो आप मूसा खान, जो आप देखें जो बातें आप करते थे ना, इसका मतलब आपके फैसला जो है वो आउट ऑफ द वे जाके सेलेक्ट किया, मतलब अच्छा, अब आपने एक इनिंग अगर उसने अच्छी खेल दी इफ्तिखार, तो आपने उसको जो है मतलब वो करके अब वो टीम के साथ, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो T20 के लिए हैं या मतलब उसके लिए टेस्ट के लिए। बहरहाल T20 की परफॉर्मेंस तो वो रिफ्लेक्ट हो गई थी पीएसएल में, जो हम सारी बात करते रहे थे। हाँ, क्योंकि टेस्ट के अंदर तो यहाँ पर उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, तो उनकी जगह फिर जाहिर चेंज किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि हैदर अली को अगर इन्होंने लिया है ना, तो अब हैदर अली ने जो एक साउथ अफ्रीका में जो इन्होंने इसने टूर किया था अंडर 19 का, वहाँ इसके 317 रन थे, फिर जो अभी पीएसएल खेला वहाँ इसके 245 के करीब रन है, और जो काइजर ट्रॉफी हुई है उसके फाइनल में इसने सेंचुरी की है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल है इस लड़के के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अब जो, क्योंकि ये ओपन कर सकता है, वन डाउन भी खेला है ये पीएसएल के अंदर, तो अब उसके साथ जो है ना, देखें ओपनर इन्होंने जो लिया है ना, उसके लिए वो लिया है
उसको क्या कहते हैं हमारा फ़खर जमान को, फ़खर जमान और जाहिर है कि कप्तान होगा खुद बाबर आजम। तो अब ये शायद तीसरे ओपनर के, या इसको जो है ना मैं कहता हूँ इसको वन डाउन खिलाएं इसको, और क्योंकि जगह बन रही है इस वक्त जो T20 में इसकी जगह बन रही है, और टेस्ट के अंदर अगर ये जो आप मैंने बैटिंग लाइनअप बताई है इसमें कोई अगर जैसे वो होता है जाहिर है कि तो वो फिर वहां भी इसको चांस जो ना दिया, लेकिन स्क्वाड में रखना चाहिए, और क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है और आइंदा हमें मतलब काम आएगा। बिल्कुल ठीक है, उसको ग्रूम करने की जरूरत है। फ़खर जमान के ऊपर क्यों बार बार मेहरबानी हो रही है, ये ज़रा समझा दें कि वो क्या क्राइटेरिया आपने सेट किया है जिसकी बुनियाद पर फ़खर जमान के ऊपर अभी जैसे बात हो रही है, क्या आपको समझना है? देखिए फ़खर जमान का तो जो उन्होंने एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड में जो सेंचुरी बनाई थी अगेंस्ट इंडिया, उसी की हवाले से ही मेरा ख्याल अभी तक वो चल रहे हैं। यहाँ पर शुरू के मैचेस में बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए थे, PSL में लाहौर से खेले थे, उसके बाद फिर आखिर के मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस दी थी। मेरे ख्याल एक मौका देने वाली बात है उनको कि उनको एक मौका दिया जा रहा है T20 में कि एज एन ओपनर उनको खिलाएंगे। अगर एक दो मैचेस में वो चल जाते हैं तो चल जाते हैं, अदरवाइज तो मुझे भी वही आसिफ अली की तरह लग रहा है। बेहतरीन ऑप्शन इमामुल हक की शक्ल में मिला, उसमें ठीक है क्रिटिसिज्म का सामना रहा किया उसने, लेकिन उसके बावजूद समा उसने परफॉर्म करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। और इनके मुकाबले नो डाउट इमामुल हक की इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं, अगर स्टैट्स में उनकी नज़र दौड़ाएं इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं, क्योंकि आबिद अली और शान मसूद ज़्यादा नुमाया नज़र आए हमें। PSL में T20 में शान मसूद की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र आई, हालांकि T20 को प्लेयर माने नहीं जाते थे, लेकिन कप्तानी भी की, अपनी टीम को आगे तक पहुँचाया, टॉप पे रही उनकी टीम, खुद भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, तो उसको देखते हुए हो सकता है। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है जैसे जमील भाई कह रहे थे ना कि फ़खर जमान और बाबर आजम अगर T20 की बात करें तो ये ओपन करेंगे, और टेस्ट की बात करें तो फिर आबिद अली और शान मसूद के ऊपर फिलहाल यही लगता है कि ये दोनों ओपन करेंगे इसी तरह से। तो अभी चूंकि 2 महीने बाकी हैं, अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन अभी तो वेस्ट इंडीज़ की टीम वहाँ पहुँची है। जो अच्छी चीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ की जो कप्तान है जेसन होल्डर, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि वो यहाँ सेफ महसूस कर रहे हैं और उनका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, हर चीज़ अवेलेबल है, मास्क है, सैनिटाइज़र हैं, हर चीज़ उनको मिल रही है और वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अच्छा बयान है। अभी ओल्ड ट्रैफर्ड में हैं ये लोग, क्वारंटीन है, उसके बाद ये साउथहैम्पटन जाएंगे, वहाँ टेस्ट खेलेंगे, फिर वापस आएंगे ओल्ड ट्रैफर्ड, यहाँ 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। तो इस दौरान में काफ़ी हद तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा और किस तरह पाकिस्तान को वहाँ जाके किस तरह से रहना है, किस तरह क्वारंटीन करना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्पफुल होंगी पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए इस वक्त कोशिश यही होगी कि पहले इस टूर से जो है वो सीखा जाए कि किस तरह लेके चलना, और फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। और यकीनन ये क्रिकेट का जो रिवाइवल होगा उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी होगा कि गॉड फॉरबिड अगर कोई कोरोना का केस कोई सामना हो जाए, अगर नहीं आता तो फिर यकीनन आगे क्रिकेट चल सकेगी, अदरवाइज फिर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन मुश्किल सूरत हाल है। अगेन अब होप जो है वो फवाद आलम की अगर जैसे बात की जाए, एक बड़ा सा क्रिकेट से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे, इंग्लैंड जैसे टूर के ऊपर जाना। अच्छा, एक बहस पहले भी हुआ करती थी कि ये नए लड़कों को ले जाके इंग्लैंड में मौका देना, ये किस तरह जस्टिफाई कर सकता है, जब यूनुस खान जैसे जो शुरू की इनिंग्स में जाके, जब हमने इससे पहले जो टेस्ट मैच देखा जिसके अंदर उन्होंने डबल टर्न किया, शुरू में फेल हुए, उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन की उनके पास कॉल आई, उन्होंने कहा कि तुम जो है वो बहुत आगे जाके खेल रहे हो, क्रीज के अंदर रह के खेलो। तो वो तो फेलियर से उन्होंने सीखा, और यकीनन क्योंकि एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, खुद एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, तो ये तो कम्युनिकेशन नए लड़कों के तो यकीनन नहीं होगी, तो बड़ा चैलेंजिंग होगा इस एतबार से भी। इसको किस तरह देखते हैं, कैसे ये लड़के जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं? और आपको पता है पाकिस्तान में आंख ओझल और पहाड़ ओझल, अगर आपने नहीं परफॉर्म किया देन वंस यू आर गॉन ऑलवेज। फवाद आलम जो है ना, मैं आपको बताऊं, फवाद आलम जो है ना, मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। वो जहनी तौर पर बहुत मजबूत है और बहुत फिट है। अच्छा, फिर ये कि नया हम इसलिए नहीं कहेंगे कि वो टूर कर चुका है वहाँ पर जो, और जो है ना, अच्छा अब जहाँ तक वहाँ का जो मौसम है और उसके मुताबिक जो है ना, तो चूंकि वो वहाँ पर लीग खेलने भी और काउंटी क्रिकेट भी वहाँ खेले हैं, तो मैं समझता हूँ अच्छा खासा तजर्बा है, और वो मुझे उम्मीद है कि वो जो है ना परफॉर्म करेंगे। उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसे के बाद उनका कम बैक हो रहा है, तो उनको मौका मिलेगा तो वो परफॉर्म करेंगे वहाँ। यहाँ पर जो मैं असल में जो आपके जो T20 का जो स्क्वाड है ना, देखिए मुझे जो ओपनर जो लग रहा है ना टेस्ट के अंदर, वो तो जाहिर है जो आपके ओपनर हैं वही खेलेंगे, शान मसूद और आबिद अली, लेकिन थर्ड ओपनर के तौर पर इमामुल हक जो है ना,
T20 के अंदर जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर फखर जमान खेलता भी है तो 3 नंबर पे हैदर अली को जरूर खिलाना चाहिए, एक बात। दूसरा ये कि अब 4, 5, 6 नंबर तो आप, क्योंकि 4 नंबर पे खेलना है, हफीज ने परफॉर्म किए हुए, ये जो बांग्लादेश और श्रीलंका के, फिर शुएब मलिक ने खेलना है 5 नंबर पे परफॉर्म किए हुए, 6 नंबर पे जो सरफराज खेलेगा, फिर 2 ऑलराउंडर आ जाएंगे, शादाब आ जाएगा और वो अमाद वसीम, इफ्तिखार भी हैं। अब उनको मौका कहाँ मिलता है ये भी देखना पड़ेगा कि इनमें से जाहिर है कोई खेलेगा। फिर तीनों नीचे वो आ जाएंगे पेसर, जो मतलब देखिए शाहीन शाह अभी तो इस वक्त जो है ना सबसे बेस्ट है, मैं समझता हूँ, उसमें कोई मतलब वो दो राय नहीं है। फिर हारिस रऊफ जो है उसकी बहुत, अब उसके अलावा हसनैन को खिलाते हैं, वहाब रियाज को खिलाते हैं, या किसको खिलाते हैं, ये जो है ना बहरहाल ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि हसनैन ने यहाँ पर खेल के परफॉर्म किया था, तो अब ये वहाँ पर तैयब बेकार को खिलाते हैं या उसको खिलाते हैं, बहरहाल ये वो है। लेकिन ये कि एक अच्छा एक T20 का भी इनका कॉम्बिनेशन है। अब ये क्योंकि इतने सारे लोग गए हैं थिंक टैंक के, अब जाहिर है जो वो कॉम्बिनेशन, लेकिन बज़ाहिर तो यही कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन जो नया लड़का जो हम कोई कहेंगे भाई हमें इस टूर से फायदा हुआ, तो वो अगर हम हैदर अली को भरपूर मौका दें, चांस पूरा तो कम से कम T20 तीनों खिलाएं, ताकि उसकी जो सलाहियत है वो उभर कर सामने आएंगे। एक भरपूर चांस देने की ज़रूरत है। और अगेन ये चीज़ भी हमें सेट करनी होगी अब कि बहुत जल्दी हमने फैसले किए हैं, माजी में बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हुए हैं कि जो बड़े टूर्स पे जाते थे, फेल हो जाते तो वापस आके उनको कभी मौका नहीं मिल सका। और बहुत सारे क्रिकेटर तो ऐसे रहे, आसिफ जाकिर का जैसे याद है कि टूर पे गए भी और शायद मौका भी ना मिल सका, और आज तक यही सवाल हम पूछते रह गए कि वो क्या वजह थी कि उसको सेलेक्ट करके आप लेकर भी गए वेस्ट इंडीज़ और आपने वहाँ पे भी उसको मौका नहीं दिया। तो ये एक हमारी रिवायत है, क्या इसको चेंज कर सकेंगे? क्योंकि अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा थिंक टैंक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अब वो लोग शामिल हैं जिन्होंने बड़ी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली हुई है, बड़ी देर तक सर्व किया है। क्या वो इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर कर सकते हैं? सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होता है। अगर आप वहाँ से टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं, आप सीरीज जीत रहे हैं, तो हर चीज़ छुप जाएगी, और अगर वहाँ आप हारेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अभी जो 29 खिलाड़ी हैं उसमें 3-4 खिलाड़ियों को जो हमने सिलेक्शन के हवाले से बात की, उनके साथ मतलब गलत हुआ कह लें, या कुछ खिलाड़ियों को आप रखते हैं। मैंने ये देखा है कि जब से मुसबाहुल हक ने चार्ज संभाला है ना, इमरान खान सीनियर और इफ्तिखार अहमद तो उनके साथ रहते ही हैं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, और उनको वो कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं ये मुझे नहीं पता। मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया जब जा रहे थे तो इन्होंने इमरान खान सीनियर को इतना बड़ा बॉलर बना दिया था कि जी आप देखिएगा, और एकदम से उसको लेके आए थे, वो कहीं नहीं था लाइमलाइट में, एकदम से उसको लेके आए, ऑस्ट्रेलिया ले गए, वो नहीं चल पाया। दूसरे टेस्ट में आपको उसको हटाना पड़ा। वहाब रियाज को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, वहाब रियाज को अपने बांग्लादेश के खिलाफ सेलेक्ट नहीं किया, अब आप कहते हैं कि जी मैं उसको मनाऊंगा। क्यों मनाएंगे? क्यों टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे? बॉलर्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड है और जब उसने एक चीज़ तय कर ली है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसकी बॉडी उसको अगर अलाउ नहीं करती, और जितनी क्रिकेट खेली खैर थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाएगा, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा आप टेस्ट क्रिकेट से पहले ऐलान करें ना वो कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट में वापस आना चाहता हूं, तो बात बनती है। एक चीफ सेलेक्टर इतनी बड़ी टीम का और हेड कोच कहता है कि जी मैं मनाऊंगा, मतलब आप मनाएंगे, क्यों मनाएंगे? या तो आप क्या अपने डिसीजन से आप वो हैं कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ नहीं लिया या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये गलती की, या आप ये गलती करने जा रहे हैं। भाई जो नहीं खेलना चाहता मूव ऑन, आगे जाएं आप, आपको आगे बहुत मिलेगा टैलेंट, आपको उसी से निकलना है। वरना अगर आप ये पुराने खिलाड़ियों मुलझे रहेंगे तो फिर नहीं चलेगा। और ये जो मामला आमिर का था कि आमिर आएगा तो ये हो जाएगा, वो वैसी परफॉर्मेंसेस देगा जो उसने बैन लगने से पहले दी थी, और आज आमिर के बारे में कोई बात नहीं हो रही, क्या ये आपको समझ में आता है? तो पीसीबी ने बड़ी कोशिशें की थी उसको वापस लाने के लिए, फिर आपने आसिफ को भी मौका नहीं दिया, फिर सलमान बट को भी मौका नहीं दिया। वो कहीं ना कहीं परफॉर्म तो वो भी कर रहे थे, वो भी डिजर्व तो करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद आपने मौका जिस खिलाड़ी को मनाकर लाना चाहिए था ना, वो एक मोहम्मद आसिफ एक ऐसा बॉलर है जैसा बॉलर पाकिस्तान में है नहीं। जितना नई बॉल से वो माहिर है, नो डाउट कि पाकिस्तानी ग्लेन मैगरा उसको कहते थे, तो उसको तो खैर मौका नहीं मिला, खुद उसकी अपनी गलतियां भी थी। लेकिन अब ये कहना, जब आपके पास एक ऑलरेडी आपके पास इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स आपको मिल गए हैं, तो उनको ग्रूम करें, उनको लेके जाएं, वो नए हैं, मेहनत भी करेंगे, परफॉर्मेंस भी देने की, और दे भी रहे। अब्बास की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में बहुत अच्छी है, शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नसीम शाह ऑलरेडी सबको पता है कि बड़ा टैलेंटेड है, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि किसी उसको करे, मनाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है जी जी। मैं देखिए बात यह है कि ये जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं, इन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है ना जी, बहरहाल ये कि इससे दो चीज़ें तो मेरे सामने आई हैं। एक तो ये आई है कि जो हम कहते रहे ना कि ये जो 6 टीमों का बनाना, सूबाई टीमों का, और इनको खिलाना, और जो ना ये इसके बाद जो नीचे से टैलेंट जो आता था ना वो नहीं आ रहा, तकरीबन 1 साल हो रहा है।
और वो सिलसिला अभी चल रहा है। ये चले 2-3 साल और ये लड़के खेल लेंगे, जो भी कुछ होगा भारत। लेकिन अगर आप जो है डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपने कर, अगर आप अगर इमरान भट्ट, नोमान अली, ताबिश, इस टाइप के जो प्लेयर थे, अगर वो आप 29 में रख लेते तो मैं समझता कि हम समझते कि यार ये, लेकिन आपने अगर वापस लेकर आना है क्या कहते हैं अपने पसंद के लोगों, जैसे मतलब देखिए इमरान खान सीनियर को तो आने ही नहीं चाहिए था, किसी तौर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो फैसला आपने किया था ऑस्ट्रेलिया ले आके उसमें वो फैसला गलत था, क्योंकि दूसरे टेस्ट में बिठाना पड़ा, उसकी गेंद नहीं पहुंची। फैसले तो शुरू में ही गलत हो गए थे कि जब आपने उमर अकमल को और अहमद शहजाद को मौका दिया था, वो भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था, लेकिन वो आपने लाइकिंग इस तरह के आप जो फैसले करेंगे ना, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। फहीम अशरफ की कारकर्दगी आप PSL में देख लें, मतलब नाकिस का कारकर्दगी ना, उसके बावजूद 18-18, 16-16 रन देने के बाद आज उसको वापस लेके, तो मतलब ये है कि आपके पास, इसका मतलब है प्लेयर नहीं है बैकअप के अंदर। अगर प्लेयर हो तो आप उनको लेकर आते हैं ना, तो इन्होंने, लेकिन अब जो देखिए अब ताबिश खान है, उसी के एज के लड़के खेल रहे हैं ना, एक लड़के ने 550 से ज्यादा आउट किया और हर सीजन में आउट करता चला है, मतलब वो अब उसको बात करो तो वो जैसा लगता है कि अब रो जाएगा, वो क्या करेगा आदमी, कितना परफॉर्म करेगा, इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद भी अगर उसको आप मौका ना दो, क्या उसकी कोई मतलब, ये कोई लॉबी नहीं है क्या उसके, देखिए बॉलर तो किसी से कम नहीं है कारकर्दगी के एतबार से, और इंग्लैंड की जो कंडीशन है ना वो भी उसको सूट करती थी, लेकिन उसको साथ बहरहाल लेके ज्यादती हुई है। लेकिन अब जो ये लेके गए स्क्वाड लेके गए, इसके अंदर देखिए सुहेल तनवीर को जो है ना इसमें जरूर होना चाहिए था। वो T20 का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है वर्ल्ड का, इसलिए कि जितनी भी लीग्स होती हैं उसके अंदर उसकी कारकर्दगी देख लें, PSL में नंबर 2 पे था वो, और मतलब एक जहां पर ये बात चल रही थी कि वहाब रियाज है उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा, तो मैं वहाब रियाज के सिलेक्शन तो बिल्कुल मुतमईन नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। जो आदमी, देखिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, जो आदमी अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलना चाहता है ना उसको ना खिलाएं। आमिर अपनी मर्जी से खेलना चाहते हैं ना, 27 साल की उम्र में किस फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट ली है, आप मुझे बताएं ना। जब अपनी मर्जी से आप अपने कैरियर को बड़ा करना चाहते हैं, मुल्क की मफादात को बालेताक रख के, उस खिलाड़ी को तो कभी भी सिलेक्शन जो है ना उस पर गौर नहीं करना चाहिए। और इसी तरह वहाब रियाज की मिन्नतें करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये हम फास्ट बॉलर के जब 10 फास्ट बॉलर आप ले जा सकते हैं और 3-4 और भी हैं यहाँ पर, तो फिर हमें वहाब रियाज जो है ना कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि नहीं जब उसको कोई बहुत तीर मारे की जरूरत पड़े। चलें वक्त खत्म हो गया। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और ये गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिलेक्शन के हवाले से, तो खास तौर पर जो खिलाड़ी हैं जिनके नाम लिए गए, ताबिश खान की जिस तरह बात की गई है, वो डिजर्विंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, और अगर वो इतनी देर से परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, अगर उनको नज़रअंदाज किया जाएगा तो ये क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह, और फिर टैलेंट इससे बहुत दूर चला जाएगा। प्लस ये कि अभी तक जो आप समझ लें कि आफ्टर शॉक्स हैं वो आ रहे हैं, जो आपने डोमेस्टिक के साथ किया है, जो डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट बंद की है, और इस वक्त कोरोना के बाद की जो सिचुएशन है उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।